हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए गणित के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी? आपको बताना है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या दुगनी हो जाती है, वो कौन सी संख्या होगी? 6, 8, 12 या 16? तो दोस्तों यहाँ पे आप सवाल निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए वो संख्या x होगी, ठीक है। तो हमने माना वो संख्या x होगी। अब हम इसमें अगर 8 जोड़ देते हैं तो ये संख्या दुगनी हो जाती है, यानी कि 2x हो जाती है, ठीक है। अब आप x का मान निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है, ठीक है। ये वाला x इधर जाएगा तो हो जाएगा 8 बराबर 2x माइनस x, ठीक है। यानी कि दोस्तों x बराबर जो होगा, 2 में से एक x चला जाएगा तो x बराबर बच जाएगा आपका 8। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या 8 होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप रखकर देख सकते हैं, संख्या 8 है, ठीक है। अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो ये 16 हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, 1 मिलीमीटर बराबर है 0.01 सेंटीमीटर के, 0.001 सेंटीमीटर के, या फिर 0.1 सेंटीमीटर के, या फिर 0.1 मीटर के। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपके कितने? 10 मिलीमीटर के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर। आप जब 1 मिलीमीटर बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1 बटे जो 10 है, ये पहुंच जाएगा आपका बटे में, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1 बटे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग है। आपको बताना है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। 60, 90, 180 या फिर 360। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक डैश सदैव समबहुभुज होता है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो सदैव यानी कि हमेशा समबहुभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज या वृत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग, ठीक है। जो समबहुभुज होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ग। बात करें अगले प्रश्न की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है, पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 रुपये, पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो पार्सल का भार है, अगर आपका 50 ग्राम या उससे कम है तो आपको 15 रुपये देने होंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर इससे ज़्यादा है 50 ग्राम से, तो जितना भी ज़्यादा है उसमें अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए आपको 7 रुपये देने होंगे, ठीक है। और लिखा है, मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार है 350 ग्राम। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है सही राशि क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सवाल निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वजन कितना है। तो वजन यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 ग्राम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बताया गया है अगर 50 ग्राम या इससे कम है तो आपको 15 रुपये देने होंगे, और उससे ज़्यादा है तो अतिरिक्त पर 50 ग्राम के लिए आपको 7 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों यदि इसमें से हम 50 ग्राम के निकाल दें तो आपका वजन बच जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। अब 300 ग्राम आप देखेंगे 50-50 के हिसाब से कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 50 गुणा 6, ठीक है। 6 बार 50-50 ग्राम होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा, जो 50 ग्राम है इसके लिए तो आपको 15 रुपये देने होंगे, ठीक है। प्लस आपके जो बाकी 50 ग्राम के बचे 6 भाग, उसके लिए आपको 7 रुपये देने होंगे। तो आप गुणा कर देंगे 6 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 प्लस 7 छंग 42, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप 15 और 42 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 57, ठीक है। कितना हो जाएगा? 57। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 57 रुपये, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके द्वारा बनाया गया टेस्ट
उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, वैधता का, व्यवहारिकता का, विश्वसनीयता का या सुसंगति का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके द्वारा बनाया गया जो टेस्ट है वो टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब जो मूल्यांकन के वैधता पक्ष का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वैधता क्या होती है, यानी कि वैलिडिटी। ठीक है, वैधता का अर्थ है कि कोई परिणाम उस परीक्षण के विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों को कितना शुद्धता और प्रभावशीलता से मापता है जिसके लिए वो परीक्षण यानी कि टेस्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है 25,454 प्राप्त करने के लिए आपको 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी गई हैं इनका योग निकालना होगा, उसके बाद हम इस संख्या को घटाएंगे। ठीक है, जितना भी ज़्यादा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9,909, उसके बाद लिखेंगे 9,099, उसके बाद लिखेंगे 9,009। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9 तियां 27, 27 के 7 हो जाएंगे, हासिल बचेगा 2, 9 2 11 का 1 आ जाएगा। दोस्तों जो हासिल बचेगा वो 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0, 9 तियां 27 और 1 28। ठीक है, 28,017 आपका इनका जोड़ आ जाएगा। अब आप 28,017 में से 25,454 घटाएंगे। ठीक है, कितना, 28,017 में से, तो 28,017 में से आप कितने घटाएंगे, 25,454। ठीक है, 25,454। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, और दोस्तों यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 5 जाएंगे, बच जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो 2563 आएगा। ठीक है, 2563 कौन से ऑप्शन में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 2563। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इनमें से सही कथन। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। तो आपको बताना है एक जो संख्या है वो भाज्य है या अभाज्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो एक संख्या है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5। ठीक है, ये आपकी कैसी हैं, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 है वो 1 से भी भाग हो जाएगी, 2 से भी जाएगी, तो इन सभी के आप देख सकते हैं 2 हैं, लेकिन दोस्तों 1 का केवल 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये तो ना भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए, इसमें अगले 2 पद क्या होंगे आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो 1, 8, 27, 64 और 125 है। ठीक है, आपको बताना है इसके बाद 2 संख्याएं कौन सी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसमें देखकर समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला है 1, ये 1 का घन है, जो 8 है वो 2 का घन है, जो 27 है वो 3 का घन है, जो 64 है वो 4 का घन है, जो 125 है वो 5 का घन है। ठीक है, तो इसके आगे जो संख्याएं होंगी वो 6 और 7 होंगी, और इनका घन करने पे आपका आएगा 6 का जब आप घन करेंगे तो आपका आ जाएगा 216, और 7 का जब आप घन करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। यानी कि दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 216 और 343। ठीक है, आगे के पद होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम उपयुक्त आपको बताना है। ठीक है, लिखा है असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, सभी गणित सीख सकते हैं, ये भी बात सही है। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी में कहा गया है अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो ये जो है कथन ये सबसे कम उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों अंतर्ज्ञान होता है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे गणितीय विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है तथा बच्चे सहजता से गणितीय विचारों को सीखते हैं। ठीक है, तो अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए,
चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम उपयुक्त। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक समीकरण दी गई है, इसको आपको हल करना है। समीकरण आप देख सकते हैं 25.3 गुणा 5, 25.3 गुणा 5 माइनस 35 और भाग 5। ठीक है, भाग 5 माइनस 3 गुणा 18.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो समीकरण है वो 25.3 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 35 और भाग में आपका 5 आ जाएगा, -3 गुणा 18.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 25.3 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो आपका आएगा 126.5। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस का 7 बच जाएगा। यहाँ पर जब आप 3 की गुणा 18.5 से करेंगे तो आपका आएगा 55.5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 126.5 माइनस और माइनस, यहाँ पे जो माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 62.5। अब जब आप 126.5 में से 62.5 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 64.0, यानी कि 64 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों के आकलन में क्या क्या शामिल है। ठीक है, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, या फिर भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के समग्र विकास पर जोर देती है, रटकर सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर बल देती है। ठीक है, सृजनात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो आपने किए होंगे ये लासा से संबंधित होते हैं, जैसे आपने घंटी वाले प्रश्न भी किए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इनमें जो संख्याएं हैं उनका आपको लासा निकालना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेढक 3 कदम और जो खरगोश है वो 7 कदम चलता है। अब दोस्तों 3 और 7 का आप लासा निकालेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई 21 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 21 से ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 378। ठीक है, 378 ऐसी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 378। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, 90, 180, 240, 360। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो एक समकोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है 2 सही 2/3 समकोणों में कितनी डिग्रियां होंगी। तो सबसे पहले आप करेंगे इसको सॉल्व, 2 3 6 यानी कि 8/3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8/3, और एक में होती है 90, तो आपको 8/3 में निकालना है, तो आप 90 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से काटेंगे, 3 3 9 यानी कि 30 आ जाएगा। 30 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 3 24, 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 240 डिग्रियों की संख्या होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है, डीन्स ब्लॉक्स, मुद्रा या गिनतारा, स्थानीय मान चार्ट। तो दोस्तों जो प्रारंभिक अवस्था में शिक्षार्थियों को इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त है वो डीन्स ब्लॉक, गिनतारा और स्थानीय मान चार्ट है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त होंगे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा। क्योंकि दोस्तों जो सिक्के या नोट होते हैं वे विभिन्न मूल्यों में होते हैं, जिससे इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्पष्ट संबंध नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, मुद्रा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है,
है, एक्स के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वो सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मीटर तार बताया, यानी कि जो परिमाप होना चाहिए वो आपका 100 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो परिमाप है वो 100 मीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आएगा, जब आप देखेंगे 15 और 35 की जब आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 525। ठीक है, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा वर्ग मीटर। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे 30 गुणा 20 तो इसका भी जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। इसके बाद 25 गुणा 25 आपका आ जाएगा 625 वर्ग मीटर और 5 गुणा 45 का आपका आ जाएगा 225। ठीक है, कितना 225 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 25 गुणा 25 मीटर। जबकि दोस्तों आप इसका परिमाप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 25 गुणा 25 यानी कि जो चारों भुजाएं होंगी वो 25-25 की होंगी, तो 25 चौका 100 आपका परिमाप भी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। जो सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा वो 25 मीटर गुणा 25 मीटर में होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों। ठीक है, इसको ध्यान में रख के आपको इसके आंसर पढ़ने हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं ये अधिगम में बाधा डालते हैं तो नहीं डालते हैं, तो ये अभी मान लीजिए गलत है। ऑप्शन सी देख सकते हैं इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी में कहा गया है स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका गलत है कि बच्चे के अधिगम में बाधा डालते हैं विभिन्न प्रकार के तरीके, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक समस्या के समाधान के कई तरीके होते हैं। ठीक है, ये बच्चे के अधिगम को विकसित करता है, ये भ्रम की अगुवाई नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। ये भी आपकी सही बात है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग समय व्यय करता है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी में विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अधिक उपयुक्त गणित की लैब जरूरी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त कथन पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? सबसे अधिक उपयुक्त पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है 15/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 45, 60, 72 या 90? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15/2 किलोग्राम। ठीक है, इससे आपको 1/12 किलोग्राम यानी कि 1/12 किलोग्राम, तो आप इससे भाग देंगे। ठीक है, सकते हैं 1/12 से भाग देंगे तो पैकेट की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा और संख्याएं पलट जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 12/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12। अब आपका आंसर आ जाएगा 15 गुणा 6 यानी कि 15 छक्का 90। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है एक्स ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। कौन कौन से? 5, 3, 6, 1, 4, 5, 3,
3 और 2। अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखकर बताना है सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 2 बार है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। ठीक है, 3 देख सकते हैं, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। तो 3 कितने बार है, 3 बार है। 5 कितने बार है, 2 बार है। 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कितने बार है, 2 बार है। 1 कितने बार है, 1 बार है। 4 भी 1 बार है और 2 भी 1 बार है। तो जो सबसे ज़्यादा बार है वो 3 है। 3 कितने बार है, 3 बार है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप बहुलक भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुलक में क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।